हाँ भाई, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया इसमें कोई रिस्क है? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज। अच्छा, हमने खैर इसको ऑडिट करने का तरीका नहीं सीखा। इसको ऑडिट करने का तरीका ये होता है कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप बताएं, वैसे ही सिखा रहा हूं अभी, आप बताएं कि आपका कौन सा बंदा है जो रेगुलेटर से डील करता है। अच्छा, मैं ऑडिट करना सिखा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी हम आगे सीखेंगे डिटेल में, पर वही बात है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए रिस्क तो पता लग गया, अब ऑडिट भी तो करना है। मैं क्लाइंट से पूछता हूं कि भाई आप मुझे बताएं कि आपका कौन सा बंदा है पूरे इदारे में, या कौन सा डिपार्टमेंट है, और ऑब्वियसली वो लीगल डिपार्टमेंट होता है, और उसका कोई हेड होगा जो कॉरेस्पॉन्डेंस करता होगा किससे? रेगुलेटर से। मैं उस बंदे के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई जरा अपना ईमेल का एक्सेस दे दो। मैं उससे ईमेल की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करता हूं किससे? रेगुलेटर से। मुझे वहां पे सब पता लग जाता है कि इनके ऊपर कोई पेनल्टी लगी या नहीं लगी, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन देख रहा हूं ना, मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन देख रहा हूं। अब आप में से कोई उठेगा बोलेगा सर वो डिलीट कर दे, आप में से कोई उठेगा बोल दे डिलीट कर दे, तो उसका मेंटेन होता है लॉग, उसका मेंटेन होता है लॉग, तो वहां से भी पता लग जाता है। पर क्या डिलीट नहीं करता, क्योंकि रेगुलेटर बोलता है कि मैंने तुम्हें ईमेल की थी, उसका प्रूफ कहाँ है, वो तुम मुझे जवाब दो उसका, तो वो डिलीट नहीं कर सकता। सही है जी। तो ये सारी चीजें हैं। अब कोई फ्रॉड करने पे आया तो वो किसी भी तरीके से कर सकता है, बट हमें तो ऑडिट तमीज से करना है ना। हम बोलेंगे हमने इंक्वायरी की, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की, उसमें जब कुछ नहीं मिला तो मतलब नहीं मिला। हाँ, वो मेरी पुप्पी का लड़का है, मेरे को बोलेगा हाँ दादा उसको मैंने फाइन लगाई थी। नहीं, देखो ऐसी सीपी हमारे लिए थोड़ी ना फारिग बैठा हुआ है कि मैं ऐसी सीपी को कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा भाई इस कंपनी पे जितने केसेस चल रहे हैं, तुमने जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस की है, वो बोलेगा भाई तू खुद देख ले। तो अल्टीमेटली अबे भाई, तो यही तो बता रहा हूं कि खुद ऐसे देख ले कि लेटर्स आते हैं ना। चलो मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि जो कंपनीज हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगी कुछ सालों तक। उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि सब, तो जो नोटिस रेगुलेटर की तरफ से आते हैं तो वो अलग से फाइल बनती है उसकी, उस फाइल को भी मैं रिव्यू करता हूँ। सही है जी। अब इस नीयत से ऑडिट नहीं करना भाई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखनी है। वैसा भी नहीं है कि हर कोई चोर है, तुम गए गुद्दी पे चमा उड़ गए यहाँ से क्या कर रहा है, नहीं, तमीज से। सही है जी। चलें जी, यहाँ पे बच्चों ने पोस्टिंग शुरू की है। अच्छा, ताजदार ने लिखा है एज द कंपनी ऑपरेट्स इन हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस। सही है, बिल्कुल वैलिड। एज द कॉम्पिटिशन हैज इमर्ज इन द मार्केट देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड माइट नॉट बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. As the company is involved in research and development, there might be a risk of long capitalization of research expenditure. या यूं लिख सकते हो कि there is a risk that research might be capitalized instead of being expensed out. आगे पीछे कर लेना बस, सही है। अरे एक बच्चा है जो प्रीमियम लेक्चर देख रहा है, वो बोल रहा था प्रीमियम लेक्चर में ये नहीं था। इसको क्या बताऊं, लाइव चल रही है। चलें जी, अब्दुल वहाब लिखते हैं DPL ऑपरेट्स इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज हाईली रेगुलेटेड, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज। मेन प्रोडक्ट ऑफ ड्रग इज इंपोर्टेड। किसने इंपोर्ट वाला रिस्क लिखा था? वेरी गुड, इंपोर्ट करता है वो, तो क्या रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट आ गया? बेहतरीन, ये लिखना था। और अल्लाह की कसम किसने मिस किया था? ताजदार ने मिस कर लिया भाई, ये याद रखना। देखो कितने फैक्टर्स हैं, तो हम ऑडिट करते हुए इसका ख्याल रखेंगे। सही है, बेहतरीन है ना। न्यू कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्जन ऑफ अ ड्रग एंड देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके जी। DPL सोल्ड इट्स प्रोडक्ट एट अ लोअर मार्जिन, देयर इज अ रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। और फिर कहते हैं ये DPL हैव कैरी आउट नहीं, इज कैरिंग आउट research activities for the development of a new drug, therefore there is a risk that the company incorrectly capitalize the cost incurred on research activities. चलो गुड है, मतलब आप लोगों ने टेक्निकली अपना आइडिया सही सर्व किया। अंग्रेजी आगे पीछे हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आइडिया सही दे दिया तो 8 आउट ऑफ 8 है, ये तो बात गारंटी है। सही है जी। हाँ जी, बाकी यहीं वाले बच्चे भी पोस्ट करें इंशाल्लाह। जैनब ने लिखा है DPL ऑपरेट्स इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, इंडस्ट्री। DPL तो इटसेल्फ कंपनी है ना,
which is highly regulated by the government, the risk associated with this entity might be of the understatement of liabilities, as the company may not record provision for penalties. Another risk may be the understatement of contingent liability. सही है भाई, अगर कोई केस हो. The main product of DPL is drug which is imported from Switzerland. Okay. There is a risk of incorrect valuation of trade payable. ये भी बिल्कुल सही है. Due to underperformance of drug A for number of years and decrease in margins, there is a risk that the inventory might not be recorded at lower of cost or NRV. DPL is carrying its research activities for the development of a new drug, so there is a risk that the company might capitalize research expense instead of being expense out. बिल्कुल सही है. और कॉम्पिटिटर आ गया तो इसमें रिस्क है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का. गुड जाना. अच्छा जी, किस पे सेल कर रहा है? नहीं, लोअर सेल भी कर रहा है प्राइस पे, पर स्टिल देयर इज अ रिस्क ना कि रेवेन्यू मार्जिन लोअर है ना. सेल्स तो अपनी जगह है ना, सेल्स का तो रिस्क है ना अपनी जगह. जी नहीं, लो मार्जिन तो एक अलग चीज है ना कि भाई सेलिंग प्राइस कम कर दी तो मार्जिन क्या हो गए होंगे. तो इससे इन्वेंट्री का रिस्क निकल गया कि देयर इज अ रिस्क कि इन्वेंट्री ऐसा नहीं हो कि सेलिंग प्राइस से भी. हाँ, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी भी लिख सकते हो कि आपके कंटिन्यूसली जब डिक्लाइन आ रहा है, मार्जिन भी कम हो रहे हैं, तो रिस्क क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का. बिल्कुल लिख सकते हैं. अच्छा भाई, अगर मैं, बाकी बच्चे देख लेते हैं, 1 मिनट. ताजदार हो गया. हाँ भाई, बाकी भी तो डालो यहाँ से. क्या हो गया? यही सुना रहे हो? सुना दो. सही है. बिल्कुल सही. इंपोर्ट वाला एक्सचेंज जैसे वो वैल्यूएशन में डाल दिया आपने. ओके भाई, कोई और सुना? नहीं, गलत, ये गलत बोल दिया. ओवर स्टेट आपको कैसे पता है? इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का मतलब है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसका ख्याल रखना. आगे. नहीं, अब ये गलत है. सेल ऑफ इन्वेंट्री लोअर देन इट्स कॉस्ट, ये आप कंफर्म कैसे कह सकते हो? आप तो रिस्क है ना, आप तो ये कह रहे हो कि हो गया. आप बोलेंगे भाई सेलिंग इन्वेंट्री एट अ लोअर मार्जिन क्रिएट्स अ रिस्क that inventory might have been impaired and no appropriate provision for NRV loss has been recorded against the inventory. ये लिखेंगे. आगे. अब ये भी गलत. Being a pharmaceutical company does not create a risk that research capitalize हो गई हो. आप बोलेंगे कि ये कंपनी रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इस वजह से रिस्क है कि रिसर्च क्या हो गई होगी? कैपिटलाइज हो गई होगी इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपेंस आउट. यानी आपको आइडिया है बट आपने रिस्क फैक्टर गलत पिक किया है. नहीं, देखो, रिसर्च एक्सपेंस की अंडरस्टेटमेंट तो होगी, पर किस वजह से होगी वो वजह गलत लिख रहे हो. रिस्क फैक्टर है ना, तो आप रिस्क फैक्टर सही पिक करो, उसको आप बता सही रहे हो कि ये रिस्क है, पर वो रिस्क क्यों है, क्यों सही नहीं लिख रहे. देखो, अगर कॉम्पिटिटर आ गया और वो कम मार्जिन पे या कम कॉस्ट पे या कम सेलिंग प्राइस पे चीजें बेच रहा है, तो आपका रेवेन्यू हिट होगा. ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू होगी ना. रिस्क है, और रिस्क इसलिए ओवर स्टेटमेंट क्योंकि आप जानबूझ के सेल्स को इन्फ्लेट करोगे ताकि अपने प्रॉफिट्स को क्या करते रहो, मेंटेन. और देखो, एक और चीज बताऊं, ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इसके मार्केट में फाइनेंशियल पब्लिश होंगे, तो क्या कभी अपनी ये बुरी परफॉर्मेंस दिखाएगी? नहीं. तो कंपटीशन के आने के बावजूद भी दिस कंपनी विल ट्राई कि वो अपने रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे दिखाए. क्लियर है भाई? एनीवन एल्स? फिर मैं आगे भी रीड करूं. जी
DPL operates in a pharmaceutical industry which is highly regulated. ये highly regulated तो रिस्क है, और ये तो उसने लिख के दे दिया, बेचारा शरीफ है, हैवी फाइन्स लगते हैं। मैं होता एग्जामिनर लिख के भी नहीं देता, वो तो खुद बता रहा है कि हैवी, और ये तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर आपने ब्रीच किया तो क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो ये तो बेचारा खुद लिख के दे रहा है, नहीं भी लिख के दे तब भी आपको पता होना चाहिए कि रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर पेनल्टी। क्लियर है जी? सुनाओ। अच्छा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस, हाँ सही है। इन्वेंट्री लॉस नहीं, उसको सही लिखो, उसको सही लिखो कि सेलिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर मार्जिन क्रिएट्स अ रिस्क दैट इन्वेंट्री माइट हैव बीन इम्पेयर्ड एंड इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। सही है। इन्वेंट्री लॉस का मतलब है कि चोरी हो गई, सही है, तो उसको सही करना है। आगे सही है। नहीं, अब तो डेवलपमेंट का तो रिस्क नहीं है ना, वो तो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। तुम ये लिख दो बस कि देयर इज अ रिस्क दैट रिसर्च माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपेंस आउट। तो ये अंग्रेजी तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीख भी लेंगे, बट आई होप आप लोगों ने आइडिया सही कन्वे किया, और सुनाने से ही होता है। देखो जैसे इसने सुनाया, इसने अपना मतलब वो तो लिखा है, इसको पता है, नॉलेज है। देखो फेल क्यों होता है बच्चा ऑडिट में, नॉलेज है पर लिखा गलत है। तो आप या तो वो रिस्क यहाँ पे हैच कर लो सुना के। अब खैर, अब मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ क्योंकि वरना ये लोग नाराज होंगे। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है अरीना ने, इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, वैसे इन्होंने हेडिंग डाल के लिखा है, इंपोर्टेड गुड्स से लिखा है द कंपनीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड द मेन प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आर इंपोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। क्या ये सही है भाई इंपोर्टेड गुड्स का? अच्छा भाई, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में इसलिए लिखा है कि भाई देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। कंपटीशन के लिए इन्होंने लिखा है कि भाई देयर इज अ रिस्क दैट company might be facing difficulty in selling its inventory, so this creates a risk that inventory might not be carried at lower of cost or NRV। और इन्होंने फिर हेडिंग डाल के लिखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरी नजर में एक रिस्क है, यानी इन्होंने हेडिंग वाइज ब्रेक किया है। ये बेही सही है भाई, पर ये तब करना जब हाईली कॉन्फिडेंट हो, पता चले हेडिंग कुछ और लिख दी, नीचे मवाद कुछ और है। अच्छा, वो एग्जामिनर दिमाग बना के बैठा है, इसमें ये लिखा हुआ होगा, अंदर जा रहा तो कुछ और है। सही है, यानी बच्चे लिखते ऊपर इंपोर्टेड गुड्स, नीचे ड्रग्स डाल दिए। सही है, या नीचे रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो आपने मैचिंग करनी है। ये सही होगा जब आप कॉन्फिडेंट, देखो जैसे इन्होंने लिखा है, इन्होंने तो फुली कॉन्फिडेंट होकर लिखा ना कि मुझे पता है कि रिस्क फैक्टर बिल्कुल सही है, और इट इज वेरी गुड टू प्रेजेंट लाइक दिस, क्योंकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा, उसको आप तकलीफ नहीं दे रहे। वो बोल रहा है आपने बता दिया भाई 4 रिस्क है, मैंने 4 आइडेंटिफाई किए हैं। अब उसका कंसर्न सिर्फ क्या होगा कि वो देखेगा कि ये रिस्क जो लिखे हैं इसने सही लिखे हैं या नहीं लिखे। अब ऐसा नहीं करके हेडिंग डाल दी, बोले अंदर खुद समझ लियो। सही है, तो ये ख्याल रखना है। चलें जी, वेरी गुड अरीना। अच्छा भाई, इसके बाद हम देख लेते हैं, तो भी हमें नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है सवाल में। सही है जी, मैंने बुक में हाई रेगुलेटेड के लिए क्या लिखा हुआ है, कंटिजेंट लिखा हुआ है। अभी बताता हूं ना, अभी मैं इधर जानी, पहले ये देख लो प्लीज फोकस के साथ। DPL has to comply with a very strict regulation and any non-compliance will result in heavy fines. DPL has to comply with the strict regulation and any non-compliance will result in heavy fines. मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने यही आइडिया अपनी जबान में सही लिखा? जल्दी से सही लिखा था? चलें जी, ओके। दूसरा, हमने कह दिया कि भाई पहला तो समझ आता है कि ये आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सही लिखा। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब भी यहां पे मैच कर लें। ये हो गया जी, डन। चलिए जी, दूसरा, DPL's competitor has introduced a new product which has caused DPL to reduce its, ये हमने अपने दिमाग से नहीं लिखा, सवाल में फैक्टर था वहां से छापा है। सही जी, ये हो गया। Since DPL is selling drug A at a lower margin, the inventory might need not to be recorded at lower of cost or
NRV, since DPL is a listed company and the revenues are decreasing, DPL में overstated revenue और understated its expenses. वो कोशिश करेगा कि अपनी profitability को क्या करे, maintain करे. If the revenues keep on decreasing, DPL's property, plant and equipment may need to be tested for impairment. अगर वो बोल रहा है कि भाई continuously revenue में decline आएगा, मैंने फिर पहली क्लास में बताया था, अगर continuously decline आएगा तो impairment का risk आएगा, otherwise तभी देखो एग्जामिनर ने भी if के साथ लिखा है. If revenue kept on decreasing, keep on decreasing, तब रिस्क आता है किसका, ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपीई का. चलिए जी आगे देखें. फिर हमने कहा डीपीएल हैज टू कंटिन्यूअसली कैरी ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट. इसका क्या रिस्क है, इफ द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट और इंटेंजिबल एसेट हैव नॉट बीन मेट, रिसर्च कॉस्ट माइट बी इनएप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एज डेवलपमेंट कॉस्ट. यही थी भाई. और आखिरी याद है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, DPL is exposed to foreign exchange risk because of the fluctuation in exchange rate. There is a risk that trade payable may not be translated using correct exchanges. Exchange gain and losses may not be calculated or inappropriately calculated. देखो ओवरऑल अगर एक बात कहूँ ऑनेस्टी के साथ, देखो अब आज के बाद तो हम पास पेपर्स भी करेंगे ना, ऑनेस्टी के साथ एक बात बताओ, आउट ऑफ 8 मार्क्स अपने आप को कितने देते हो? आइडिया की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी सेम नहीं होनी चाहिए, आइडिया की बात कर रहा हूँ. 8 आउट ऑफ 8. और बाखुदा मैं कह रहा हूं तुम्हें 8 आउट ऑफ 8 मिल सकते हैं अगर तुमने तमीज से पिक कर लिया रिस्क. इसमें कुछ याद करने का था या लॉजिक्स थी? लॉजिक्स थी. और फिर मैंने आपको बताया हम जैसे जैसे कोर्स को कवर करेंगे वैसे वैसे आपकी थ्योरी से भी कनेक्ट करूंगा. थ्योरी में भाई आपको सिर्फ वो कह रहा है, खुदा कसम थ्योरी में आपको सिर्फ वो कह रहा है कि आप 315 में अंडरस्टैंडिंग करेंगे एंटिटी और उसकी एनवायरमेंट की, एंटिटी और उसके. अच्छा शुरू कहां से करता हमने जो कल देखा था लास्ट क्लास में, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, आइडेंटिफाई करेंगे चाहे वो फ्रॉड से हुआ हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो या असर्शन लेवल पे, पर वो आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि आप ये देखेंगे कि एंटिटी में क्या चल रहा है, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, ताकि आपको बेसिस मिल जाए ऑडिट करने की. क्लैरिटी है भाई? चलिए जी, मैं जो बच गए वो मुझे प्लीज भी भेज दो, मैं वापस से देख लेता हूं. सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में. अल्लाह हाफिज.